हेलो एवरीवन। फटाफट आप अपने गुड मॉर्निंग भेजिए। इशिका का आया है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इशिका। बाकी बच्चे कहाँ गए हैं? जल्दी से ज्वाइन कीजिए क्लास को। जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन कीजिए, क्लास शुरू होने वाली है। मैं वेट कर रहा हूँ गुड मॉर्निंग मैसेज का। सैफाली का आ गया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सैफाली, कैसे हैं आप? सैफाली का आया है फाइन सर। बाकी बच्चे भी जल्दी से ज्वाइन कीजिए। आज 10:30 का टाइम था, जल्दी से ज्वाइन कीजिए फिर मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। आज जो डेट है वो है 13 फरवरी 21। टैक्सेशन हम लोग कर रहे हैं और अटेम्प्ट है नवंबर 2021। हमारा जो लक्ष्य है वो है नवंबर 2021। अभी बच्चे जुड़ना स्टार्ट हो रहे हैं। मैं वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से सारे बच्चे आ जाएं। जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। चलिए इतने हम जल्दी से रिवीजन मार लेते हैं जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने टैक्सेशन का जो पेपर 4 है वो स्टार्ट कर दिया था और उसमें कुछ बेसिक बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। बेसिक बातें में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि नवंबर 2021 के लिए हमारे ऊपर कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल रहेगा। तो जो फाइनेंस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी है वो जल्दी से बताइए आप कौन सी है। मैं सबसे पहले आप ही से पूछना चाहूँगा। जो मेरे सामने बैठे हैं बच्चे वो भी फटाफट जवाब दीजिए। इशिका का जवाब आया है फाइनेंस एक्ट 2020-21। तो इशिका मैं आपको बता दूं कि फाइनेंस एक्ट कभी भी 2 ईयर में नहीं होता है। ये असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर होते हैं। तो फाइनेंस एक्ट जो बात है वो है 2020। एक तो अभी 12 दिन पहले ही आया है 1 फरवरी 2021 को। तो फाइनेंस बिल है वो बेसिकली। तो एक्ट अभी बनने में टाइम लगेगा। तो हमारे ऊपर जो फाइनेंस बिल 2021 है वो एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि जो पुराना फाइनेंस एक्ट है वो एप्लीकेबल है और वो है फाइनेंस एक्ट 2020। तो बात समझ में आ गई होगी कि फाइनेंस एक्ट 2020 कभी भी 2 ईयर में नहीं होता। 2 ईयर में क्या होता है, या तो प्रीवियस ईयर होगा या असेसमेंट ईयर होगा या फाइनेंशियल ईयर। तो वो 2 ईयर के कॉम्बिनेशन होते हैं। 1 अप्रैल से स्टार्ट होके अगले ईयर की 31 मार्च को ख़त्म होते हैं। तो ये तो बात हुई कि फाइनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल रहेगा हमारे ऊपर। अब मुझे जल्दी से ये बताइए कि हमारा जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है, तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है? जल्दी से आप सोच के बताइए कि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है, जल्दी से सोच के बताइएगा। सोनिया पूछ रही है कि थोड़ा सा वॉइस कम है। तो सोनिया मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ वॉइस को बढ़ाने की, लेकिन इसके लिए आप भी अपने मोबाइल फ़ोन की थोड़ा सा, या अगर आप सिस्टम पर देख रहे होंगे तो उसकी भी थोड़ा सा आप वॉइस को इंक्रीज कीजिए। तो सैफाली का आंसर आया है 2020-21। मैंने क्या पूछा था आपसे? हमारा रेलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या है? रेलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या है, या प्रीवियस ईयर पूछा था। तो अगर मैंने प्रीवियस ईयर पूछा था तो फिर तो सैफाली का जो आंसर है वो ठीक है, 2020-21। और असेसमेंट ईयर जो है हमारा वो है 2021-22, राइट।
तो प्रीवियस ईयर क्या है हमारा 2020-21 और असेसमेंट ईयर क्या है हमारा 2021-22। तो सोच के बताइए प्रीवियस ईयर क्या होता है, किस ईयर को हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं, किस ईयर को हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं, प्रीवियस ईयर में क्या होता है, प्रीवियस ईयर में क्या होता है, प्रीवियस ईयर में जल्दी से सोच के बताइए प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं, असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं। आप वॉइस मैसेज के थ्रू भी अपना जवाब दे सकते हैं। जल्दी से सोच के बताइए कि प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है। देखिए जवाब नहीं आ रहे हैं मेरे पास, तो प्रीवियस ईयर शेफाली का जवाब आ गया है, जिसमें इनकम कमाई जाती है वो ईयर प्रीवियस ईयर कहलाया जाता है। राइट बिल्कुल शेफाली, कि जिस ईयर में हम इनकम कमाते हैं, इनकम जिस ईयर में कमाते हैं उस इनकम के लिए वो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर का काम करता है। और जिस फाइनेंशियल ईयर में उसके ऊपर टैक्स लगता है वो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर का काम करता है। राइट, तो अकाउंटिंग ईयर इज ए फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम अर्न इज टैक्स। गुड शेफाली, तो वो अकाउंटिंग ईयर जिस ईयर में हम इनकम को टैक्स करते हैं वो अकाउंटिंग ईयर क्या कहलाता है हमारा, प्रीवियस ईयर कहलाता है। चलिए अब मैंने आपको डेफिनेशन तो लिखवाई दी थी कि प्रीवियस ईयर की और असेसमेंट ईयर की। मैंने आपको कुछ नोट करने के लिए कुछ जगह भी छुड़वाई थी। फटाफट अपने रजिस्टर निकाल लीजिएगा, कॉन्सेप्ट रजिस्टर निकाल लीजिएगा। हम उस कॉन्सेप्ट रजिस्टर में आगे लिखना स्टार्ट करते हैं, कुछ नोट करते हैं। फटाफट अपना कॉन्सेप्ट रजिस्टर निकाल लीजिएगा। मैं स्क्रीन साइज को भी इंक्रीज कर देता हूं जिससे आपको लिखने में परेशानी ना हो। फटाफट निकाल लीजिएगा कॉन्सेप्ट रजिस्टर को। नोट लिखिएगा, नोट लिखिएगा, नोट लिखिएगा। A financial year is the period a financial year is the period a financial year is the period of 12 months. A financial year is the period of 12 months starting from 1st April till 31st March of the following year। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है हमेशा 12 महीने का पीरियड होता है। जब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि 3 तरीके के ईयर हैं, एक फाइनेंशियल ईयर है, एक प्रीवियस ईयर है और एक असेसमेंट ईयर है। फाइनेंशियल ईयर इज नॉट डिफाइंड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, रादर फाइनेंशियल ईयर जो कॉन्सेप्ट है वो जनरल कॉन्सेप्ट है, वो सभी जगह यूज होगा। वो 12 महीने का पीरियड होता है, एक साल की 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर अगले साल की 31 मार्च तक वो जाता है। जो ये फाइनेंशियल ईयर है इसे हम अकाउंटिंग ईयर भी कहते हैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेकंड पॉइंट, दिस इज ऑल्सो द अकाउंटिंग ईयर this is also the accounting year for the government of India। This is also the accounting year for the government of India। This is also the accounting year for the government of India। थर्ड पॉइंट, द इनकम अर्नड, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन पिछली क्लास में कर चुका हूं, केवल कॉन्सेप्ट रजिस्टर में नोट डाउन करवा रहा हूं। द इनकम अर्नड
in one financial year, the income earned in one financial year is taxable in the next फाइनेंशियल ईयर। जो इनकम एक साल आप कमाते हैं वो अगले साल टैक्सेबल होती है। जिस साल आप कमाते हैं उस साल को हम कहते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस साल वो टैक्सेबल होती है उस साल को कहते हैं हम लोग असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट पॉइंट, द फाइनेंशियल ईयर in which income is earned the financial year in which income is earned is called previous year। जिस फाइनेंशियल ईयर में हम इनकम कमाते हैं उसे कहा जाता है प्रीवियस ईयर। ये सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, केवल यहाँ पर नोट डाउन करवा रहा हूँ। और जिस फाइनेंशियल ईयर में वो टैक्सेबल होती है, द फाइनेंशियल ईयर in which tax is computed is called assessment year। जिस फाइनेंशियल ईयर में हम इनकम कमाते हैं उस फाइनेंशियल ईयर को कहा जाता है प्रीवियस ईयर, और जिस फाइनेंशियल ईयर में हम उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं उस फाइनेंशियल ईयर को कहा जाता है असेसमेंट ईयर। ये आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में हम इनकम कमाते हैं उसे कहा जाता है प्रीवियस ईयर, और जिस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग टैक्स लगाते हैं उस फाइनेंशियल ईयर को कहा जाता है असेसमेंट ईयर। इस तरीके से अगर देखें तो एवरी फाइनेंशियल ईयर प्ले ए ड्यूअल रोल। Every financial year play a dual role, that is every financial year is a previous year as well as assessment year। यानी कि हर एक फाइनेंशियल ईयर दो तरह का रोल अदा करता है। हर एक फाइनेंशियल ईयर अपना प्रीवियस ईयर भी है और हर एक फाइनेंशियल ईयर अपना क्या है, असेसमेंट ईयर भी है। तो जल्दी से बताइए आपको ये चीज़ समझ में आ गई या नहीं आ गई। फटाफट अपने जवाब भेजिए कि सब कुछ क्लियर है आपको या नहीं है। जो मैंने नोट डाउन करवाया है पिछली क्लास में मैं इसे समझा चुका हूँ, तो जवाब आने स्टार्ट हो गए हैं कि यस सर हमें समझ में आ गया है। जल्दी से अपने जवाब भेजिए। जवाब और बच्चों का भी आ गया है, इशिका का भी आ गया, शेफाली का भी आ गया है, सोनिया का भी आ गया है कि हमें ये चीज़ समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रीवियस ईयर की जो डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने पिछली क्लास में, वो क्या लिखवाई थी? प्रीवियस ईयर मीन्स ए फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। यानी कि सबसे पहले आपको अपना असेसमेंट ईयर पता होना चाहिए। तो असेसमेंट ईयर हमारा जो है 2021-22 है, तो उससे पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर है यानी कि 2020-21, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो प्रीवियस ईयर हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रीवियस ईयर है इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन बोले तो अपवाद, यानी कि जो हमने मेन डेफिनेशन में पढ़ा है वो नॉर्मली तो एप्लीकेबल होगा कि जो भी हमारा रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है उससे जस्ट पहले वाला जो होगा वो हमारा प्रीवियस ईयर होगा। लेकिन इसके कुछ सर्टेन अपवाद भी हैं, यानी कि कुछ केसेस में जो हमने अभी पढ़ा है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वो जो एक्सेप्शंस हैं वो हैं हमारे कि इन केस ऑफ ए न्यूली सेटअप बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ फिर मैं लिखवाना स्टार्ट करूँगा। एक्सेप्शन लिखवाऊंगा सेक्शन 2 क्लोज 34 एंड 3 का, कि प्रीवियस ईयर वैसे तो होता है जो हमारा रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले वाला, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है उस केस में कि फर्स्ट प्रीवियस ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट व्हेन न्यूली बिजनेस ऑफ प्रोफेशन इज सेटअप एंड विल एंड ऑन कमिंग 31 मार्च। अगर आप पहली बार कोई बिजनेस ऑफ प्रोफेशन सेटअप कर रहे हैं तो पहला प्रीवियस ईयर उस डेट से स्टार्ट होगा
जिस डेट को आप बिजनेस प्रोविजन सेटअप करते हैं, और जो खत्म होगा पहला प्रीवियस ईयर वो आने वाली 31 मार्च को खत्म होगा। क्लियर है बात ये? इसके अलावा अगर कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम आप पहली बार जनरेट करना शुरू करते हैं, पहली बार बिजनेस प्रोविजन सेटअप कर रहे हैं, उसके लिए भी है, और या कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम अगर आप कमाना शुरू करते हैं, उसके लिए भी पहला जो प्रीवियस ईयर है वो उसी दिन से स्टार्ट होता है जिस दिन आप कमाना स्टार्ट करते हैं। लाइक जैसे आप अपने आप को मान लीजिए अभी आप सीए फाइनल में थे, और अभी जो सीए फाइनल का रिजल्ट आया है उसमें आप सब लोग जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। अब जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं और आपको जो है 15 फरवरी से ही नई जॉब का लेटर मिल जाता है, तो पहली बार आप जिंदगी में पहली बार आप कमाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका जो प्रीवियस ईयर होगा, वैसे तो प्रीवियस ईयर जो हमारा चल रहा है वो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक चल रहा है, लेकिन आपके लिए जो लोग पहली बार कमाना स्टार्ट करते हैं उनके लिए पहला प्रीवियस ईयर उस डेट से स्टार्ट होगा जिस दिन वो अर्न करना स्टार्ट करते हैं। यानी कि आपके केस में अगर हम बात करें कि पहली बार आपकी जो जॉब लगी है वो 15 फरवरी को लगी है, 15 फरवरी 2021 को लगी है, तो 15 फरवरी 2021 से लेकर 31 मार्च 2021 तक, यानी कि 1.5 महीने के करीब का आपका पहला प्रीवियस ईयर होगा। इसी वजह से अगर आप ध्यान दें, मैंने जब असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन लिखवाई थी तो असेसमेंट ईयर में मैंने लिखवाया था असेसमेंट ईयर मींस ए पीरियड ऑफ 12 मंथ, लेकिन प्रीवियस ईयर में मैंने क्या लिखवाया? प्रीवियस ईयर मींस ए फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। वैसे तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर अपने आप में 12 मंथ का होता है, लेकिन क्योंकि इसके एक्सेप्शन भी थे, तो यानी कि प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ, बट इन नो केस कैन नॉट बी मोर देन 12 मंथ। प्रीवियस ईयर कुछ केसेस में लेस देन तो हो सकता है 12 मंथ का, लेकिन किसी भी केस में ज्यादा नहीं हो सकता। असेसमेंट ईयर क्या है? असेसमेंट ईयर कैन नॉट बी लेस देन एंड कैन नॉट बी मोर देन 12 मंथ। अगर प्रीवियस ईयर आपका 2 दिन का भी हुआ, जैसे मेरे वाले केसेस में 1.5 महीने का प्रीवियस ईयर है, जैसे मैंने आपके केस के लिए बताया, तो भी उसके लिए असेसमेंट ईयर वो पूरा साल ही मिलेगा 2021-2022, 2021-2022। ये बात समझ में आ गई आप लोगों के? जल्दी से अपने जवाब भेजिए कि ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो पहले 2 पॉइंट हम नोट में लिखेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सेप्शन लिखेंगे प्रीवियस ईयर का, कि नोट में 2 पॉइंट अभी लिखना है कि प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 12 मंथ बट इन नो केस कैन नॉट बी मोर देन 12 मंथ। प्रीवियस ईयर लेस तो हो सकता है, लेकिन किसी भी केस में ज्यादा नहीं हो सकता। असेसमेंट ईयर ना तो कम हो सकता है और ना ही ज्यादा हो सकता है। तो सबको समझ में आ गई? जल्दी से अपने जवाब भेजना स्टार्ट कीजिए, जवाब भेजना स्टार्ट कीजिए। तो जवाब आ गए हैं आपके की बात समझ में आ गई है, तो लिखते हैं इन पॉइंटों को। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 लिखिएगा, पॉइंट नंबर 7 लिखिएगा नोट में। प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन a period of 12 months, period of 12 months, previous year can be less than a period of 12 months, but in no case previous year can be less than a period of 12 months, but in no case cannot be more than 12 मंथ। यानी कि 12 महीने से कम तो हो सकता है, लेकिन किसी भी केस में 12 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन जहां तक असेसमेंट ईयर की बात है, असेसमेंट ईयर कैन नॉट बी लेस देन एंड कैन नॉट बी more than a period of 12 मंथ। यानी कि असेसमेंट ईयर ना तो लेस हो सकता है और ना ही मोर हो सकता है। किसी भी सूरत में अगर प्रीवियस ईयर 1 दिन का भी है, और वो कैसे होगा? अगर आपकी किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में लास्ट डेट पर ही आपने ज्वाइन किया है, 31 मार्च को ही आपने ज्वाइन किया, 30 मार्च को ही आपने ज्वाइन किया है, तो 1-2 दिन का प्रीवियस ईयर होगा।
लेकिन उस केस में भी जो असेसमेंट ईयर है वो क्या होगा, पूरा 12 महीने का ही पीरियड उसे दिया जाएगा। तो राइट, ये बात समझ में आ गई आपके। अब हम लिखते हैं एक्सेप्शन जो प्रीवियस ईयर की है। मैं स्क्रीन को दोबारा से बड़ा कर देता हूं कि जिससे आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शन जो है ये नोट से आप अलग लिखिएगा, ये प्रीवियस ईयर की मेन डेफिनेशन का पार्ट है। एक्सेप्शन टू सेक्शन ये नोट का पार्ट नहीं है। एक्सेप्शन टू सेक्शन 234 एंड सेक्शन 3, ये दोनों सेक्शन में क्यों लिखवा रहा हूं, इसका रीजन मैं कल बता चुका हूं आपको, क्योंकि प्रीवियस ईयर की जो डेफिनेशन है वो दोनों ही सेक्शनों में दी गई है। एक्सेप्शन टू सेक्शन 234 एंड सेक्शन 3, एक्सेप्शन टू सेक्शन 234 एंड सेक्शन 3। इसमें क्या है, however in case of newly set up business of profession or profession, however in case of newly set up business of profession or a new source of income comes into existence, however in case of newly set up business or profession or a new source of income comes into existence, the first previous year will start from the date of setting up of business and the date of setting up of business and ending with the close of that फाइनेंशियल ईयर। यानी कि पहला जो प्रीवियस ईयर होगा वो उस दिन से स्टार्ट होगा जिस दिन आप बिजनेस ऑफ प्रोफेशन सेटअप करते हैं और खत्म होगा उस फाइनेंशियल ईयर के एंड पर। ये मैंने समझा ही दिया था आपको। एग्जाम्पल की बात अगर करते हैं, अगर किसी ने नोट डाउन नहीं किया हो तो मुझे बता दीजिए कि किसी ने नोट डाउन नहीं किया, मैं फिर दोबारा से बैक पेपर पे ले चलता हूं। चलिए आप पहले फटाफट नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका एग्जाम्पल लिखवाता हूं। जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर मैं जल्दी से इसका एग्जाम्पल लिखवाता हूं। फिर आप लिख के भेजिए अगर आपने नोट डाउन कर लिया है। सभी ने जल्दी से टेक्स्ट मैसेज कीजिए मुझे अगर आप नोट डाउन कर चुके हैं। ओके, चलिए एग्जाम्पल लिखवाता हूं मैं इसका। एग्जाम्पल, इफ ए न्यूली बिजनेस इज सेटअप ऑन, इफ ए न्यूली बिजनेस is set up on 5th January 2021, if a newly business is set up on 5th January 2021, it's फटाफट आप बताइए इसका फर्स्ट प्रीवियस है क्या होगा। जल्दी से आप लोग पहले बताइए इसका फर्स्ट प्रीवियस है क्या होगा। इट्स फर्स्ट प्रीवियस ईयर इज,
जल्दी से लिख के भेजिए मुझे कि इसका पहला प्रीवियस ईयर क्या होगा। जल्दी से लिख के भेजिए इसका पहला प्रीवियस ईयर क्या होगा। अगर एक नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है 5 जनवरी 2021 को, तो इसका प्रीवियस ईयर कब से स्टार्ट होगा। जवाब आया है 5 जनवरी 2021 से लेकर 31 मार्च 2021। वेल डन सैफाली। इट्स फर्स्ट प्रीवियस ईयर इज फ्रॉम 5 जनवरी 2021 टू 31 मार्च 2021। अब जल्दी से मुझे बताइए कि इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा। इट्स फर्स्ट असेसमेंट ईयर, फर्स्ट असेसमेंट ईयर क्या होगा, इसका पहला असेसमेंट ईयर क्या होगा। जल्दी से बताइए कि इसका पहला असेसमेंट ईयर क्या होगा। फर्स्ट प्रीवियस ईयर तो फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन हो ही गया और कमिंग 31 मार्च को खत्म हो जाएगा ये। लेकिन इसका पहला असेसमेंट ईयर क्या होगा ये भी मुझे चाहिए जवाब में। जल्दी से सोच के बताइए कि इसका पहला असेसमेंट ईयर क्या होने वाला है। जल्दी से लिख के भेजिए कि इसका पहला असेसमेंट ईयर क्या है, इसका पहला असेसमेंट ईयर क्या है। वेल डन सैफाली अगेन कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022। इट्स फर्स्ट असेसमेंट ईयर इज 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। जैसा कि मैंने आपको लिखवाया था कि प्रीवियस ईयर तो कैन बी लेस देन हो सकता है, मोर देन तो कभी भी नहीं हो सकता 12 मंथ के, लेकिन कैन बी लेस देन 12 मंथ हो सकता है। लेकिन जो असेसमेंट ईयर है ना तो कभी कम हो सकता है और ना ही कभी ज़्यादा हो सकता है। असेसमेंट ईयर ऑलवेज ए पीरियड ऑफ 12 मंथ ही रहेगा, हमेशा 12 महीने का ही पीरियड असेसमेंट ईयर में रहेगा। यहाँ तक बताइए आपके समझ में आ गई है या नहीं आई है। जल्दी से बताइए मुझे कि यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया है या नहीं कर लिया है। जल्दी से बताइए कि प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है और क्या एक्सेप्शंस हैं प्रीवियस ईयर के, वो हमें अच्छी तरह से समझ में आया है या नहीं आया है। मैंने पूरा का पूरा डिटेल में इसको समझा दिया है आपको, तो सबके समझ में आ गया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर जहाँ आपने डेफिनेट लिखी है, आप 2 पेज और छोड़ दीजिए इसमें, वो मुझे कभी बाद में यूज करने हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर के एक्सेप्शन अभी और भी हैं, लेकिन अभी अगर मैं उसे कराऊंगा तो अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैं 2 पेज छुड़वा रहा हूं उसमें। नॉर्मली जो एक्सेप्शन है वो यही माना जाता है जो मैंने आपको लिखवा दिया, ठीक है। लेकिन अभी अगर वो डेप्थ में जाते हैं तो कुछ और भी एक्सेप्शन हैं प्रीवियस ईयर के, तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब अगले टॉपिक की तरफ में अपनी जर्नी को बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। इनकम क्या है? इनकम है रिसीट माइनस एक्सपेंडिचर। रिसीट भी 2 तरह की होती हैं, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। आप मुझे बताइए कि रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में क्या डिफरेंस होता है। पहले मैं आप ही से जानना चाहता हूं कि रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में क्या डिफरेंस होता है। जल्दी से सोचिए रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में क्या अंतर होता है, फिर हम लॉ की भाषा में उसे समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में। पहले तो आप बताइए कि क्या होता है, जल्दी से जवाब लिखिए कि रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में क्या अंतर होता है। तो रेवेन्यू रिसीट जो होती है इज अर्न, जवाब आया रेवेन्यू रिसीट इज अर्न ऑन ए डेली बेसिस, ओके। और वो जवाब आ रहे हैं, लेकिन कोई भी जो जवाब है उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। और एक एग्जाम्पल भी कोट किया गया है कि सेल ऑफ इन्वेंट्री वगैरह जो है इसी का की तरफ से एग्जाम्पल आया है। सेल ऑफ इन्वेंट्री जो है वो आपका रेवेन्यू रिसीट है। तो मैं एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे मैं बात कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट की कि मीनिंग क्या है, डिफरेंस क्या है, थ्योरी क्या है उसकी। क्योंकि अगर हमें थ्योरी याद हो जाएगी तो हम किसी भी एग्जाम्पल को समझ सकते हैं कि वो चीज़ रेवेन्यू है या कैपिटल है। एग्जाम्पल से थ्योरी नहीं समझी जाएगी। चलिए मैं बताता हूँ आपको। इन लो
जो भी अभी तक आपको पता है नहीं पता है उसे भूल जाइए। मैं अपनी भाषा में बताने वाला हूं इस चीज को कि एग्जैक्टली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। इसके लिए पहले मैं लिखवाना स्टार्ट करता हूं आपको कुछ एग्जाम्पल, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन हम करेंगे कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में अंडर इनकम टैक्स। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में। तो चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। मैं स्क्रीन साइज को बड़ा कर देता हूं जिससे कि आप आराम से लिख पाएं। तो फटाफट लिखना स्टार्ट कीजिए कि रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में क्या डिफरेंस है। 2 पेज जरूर छोड़ दीजिएगा आप, जैसे मैंने आपको बोला 2 पेज जरूर आप छोड़ दीजिएगा जिससे कि हम प्रीवियस एक एक्सेप्शन को लिख पाएं। मीनिंग ऑफ रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। मीनिंग ऑफ रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। मीनिंग ऑफ रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट 3 कॉलम में बनवाऊंगा आपसे, तो पहले मेरे देख लीजिए फिर आप बनाइएगा। यू गेट समथिंग एक कॉलम ये बनेगा, एक कॉलम बनेगा फ्रॉम का, और एक कॉलम बनेगा सोर्स ऑफ इनकम का। ये 3 कॉलम आपको बनाने हैं। ये 3 कॉलम आपको बना लीजिएगा। यू गेट समथिंग एक कॉलम ये, दूसरा कॉलम फ्रॉम और तीसरा कॉलम सोर्स ऑफ इनकम का। फ्रूट्स पहला आइटम है फ्रूट। आप फ्रूट प्राप्त करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं? फ्रॉम ट्री। दूसरा एग्जाम्पल है आप रेंट प्राप्त करते हैं, वो किससे प्राप्त करते हैं? हाउस प्रॉपर्टी से। आप इंटरेस्ट प्राप्त करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं? आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे होंगे किसी भी चीज में, डिवेंचर्स में, शेयर्स में। आप डिविडेंड प्राप्त करते हैं शेयर्स में। ये मैंने 4 आइटम आपको लिखवाए, इसी से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ये मैंने 4 आइटम लिखवाए आपको, इसी से काफी कुछ मैं क्लियर कर दूंगा आपको कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। देखिए, यू गेट समथिंग, आप कुछ प्राप्त करते हैं और उसका कोई ना कोई सोर्स होता है। जो कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स में, जो आप प्राप्त करते हैं अगर उसे आप सेल करते हैं तो वो रिवेन्यू रिसीट होगी, और अगर आप सोर्स ऑफ इनकम को सेल करते हैं तो वो कैपिटल रिसीट होगी। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको लिखवाया था कि अंडर इनकम टैक्स टोटल 5 हेड हैं। 5 हेड में से 4 हेड रेवेन्यू इनकम को टैक्सेबल करने के हैं और 1 हेड आपका कैपिटल रिसीट को टैक्सेबल करने के लिए, वो है कैपिटल गेन। ये डिफरेंस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और किसी और कारण से भी जानना जरूरी है, भी मैं बताऊंगा। तो जब तक आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि व्हाट इज ए रेवेन्यू रिसीट और व्हाट इज ए कैपिटल रिसीट, क्योंकि माइंड में अकाउंट पढ़ते पढ़ते ये आता है कि जो रेगुलर नेचर की इनकम है, जो रेगुलर नेचर की रिसीट है, वो हमारी रेवेन्यू है, और जो कभी कभार होती है वो हमारी कैपिटल है। तो वो कॉन्सेप्ट तो यहां नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहां का जो कॉन्सेप्ट है, जो आधार है, जो बेसिस है, वो टोटली डिफरेंट है। और वो डिफरेंस है कि इफ एनी वन
इज सोल्ड ए सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि जो सोर्स है, जो जड़ है, जो आधार है, अगर कोई व्यक्ति वो बेचता है तो दैट इज कॉल्ड ए कैपिटल रिसीट। और अगर आप उसका जो बेस है, जो सोर्स है, वो नहीं सेल करते हो, बल्कि जो आप प्राप्त करते हो सोर्सेस से केवल वो इनकम आ रही है, तो इसका मतलब है वो रिवेन्यू रिसीट की कैटेगरी में आती है। तो अगर आप, जैसे हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी को बेच दिया आपने तो वो कैपिटल रिसीट है, लेकिन अगर रेंट आ रहा है हाउस प्रॉपर्टी से तो दैट इज रिवेन्यू रिसीट। इन्वेस्टमेंट जो है आपके, अगर आपने वो बेचे तो वो आपकी कैपिटल रिसीट है, लेकिन अगर इंटरेस्ट इनकम आ रही है तो वो रिवेन्यू रिसीट है। अगर आपने शेयर्स बेचे तो वो कैपिटल रिसीट है, और अगर आपने डिविडेंड आ रहा है उससे तो वो क्या है, हमारा रिवेन्यू रिसीट है। इसी तरह ट्रीज हैं, अगर पेड़ बेचे आपने तो सोर्स ऑफ इनकम है वो, तो वो कैपिटल रिसीट होगी, और अगर आपने केवल फ्रूट बेचे तो वो एक रेवेन्यू रिसीट होगी। क्लियर है? तो आगे लिखना स्टार्ट कीजिएगा, आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा। रेवेन्यू रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट, एवरी रेवेन्यू रिसीप्ट every revenue receipt is generated every revenue receipt is generated through a source, through a source, through a source of income, through a source of income, source of income, source of income can be tangible, can be tangible asset or intangible asset। सोर्स ऑफ इनकम आपका टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है। एग्जाम्पल, जो ऊपर मैंने एग्जाम्पल लिखवाया है उसमें फ्रूट्स हैं, रेंट है, इंटरेस्ट है उसमें, और डिविडेंड है। कैपिटल रिसीट क्या होती है? कैपिटल रिसीप्ट, कैपिटल रिसीट क्या होती है? एवरी कैपिटल रिसीट, एवरी कैपिटल रिसीप्ट, एवरी कैपिटल रिसीट इज जनरेटेड, is generated through transfer या सेल of source of income, source of income। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पेड़ हैं, हाउस प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, और शेयर्स हैं। ये एग्जाम्पल हैं इसके। यानी रिवेन्यू रिसीट जो है किसी ना किसी सोर्स के से आएगी। सोर्स ऑफ इनकम जो हो सकता है वो टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है। और कैपिटल रिसीट जो है वो जनरेटेड थ्रू ट्रांसफर ऑब्लिक सेल ऑफ ए सोर्स ऑफ इनकम। ये डिफरेंस करना क्यों जरूरी था? बहुत ज़्यादा यूज है इसका इनकम टैक्स में।
क्योंकि, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अंडर इनकम टैक्स एक्ट एवरी रेवेन्यू रिसीट इज टैक्सेबल अनलेस इट इज एग्जेम्प्ट एक्सप्रेसली। यानी कि अगर कोई रेवेन्यू रिसीट है तो टैक्सेबल तो होनी है। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप पहचानिए, आइडेंटिफाई कीजिए। कोई आपको रिसीट दिखती है कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन कीजिए कि वो रेवेन्यू है या कैपिटल है। रेवेन्यू है या कैपिटल है, मैंने इस बेसिस से मैंने आपको बता दिया कि आप कभी भी गलती नहीं करेंगे कि क्या चीज रेवेन्यू है क्या चीज कैपिटल है। आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए वो रेवेन्यू या कैपिटल है। अगर रेवेन्यू है तो टैक्स लगा दीजिए। लेकिन हाँ, पूरे इनकम टैक्स में कुछ लिस्ट बनी हुई है जहां एग्जेम्प्टेड इनकम है, तो आप एक बार नजर मारिए कि क्या उन एग्जेम्प्टेड इनकम में से तो नहीं आती है। अगर नहीं आती है तो बिना सोचे समझे टैक्स लगना है इसके ऊपर। एवरी रेवेन्यू रिसीट इज टैक्सेबल अनलेस इट इज एग्जेम्प्ट एक्सप्रेसली। और कैपिटल रिसीट, एवरी कैपिटल रिसीट इज नॉट टैक्सेबल, यानी कि कोई भी कैपिटल रिसीट टैक्सेबल नहीं है अनलेस इट इज एक्सप्रेसली मेड टैक्सेबल, जब तक कि इनकम टैक्स का कोई प्रोविजन इसे टैक्सेबल ना बना दे। यानी कि रेवेन्यू रिसीट में आपको केवल ये याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी एग्जेम्प्टेड है। आपको ये याद नहीं रखना कि कौन कौन सी टैक्सेबल है। हर एक रेवेन्यू रिसीट टैक्सेबल है जब तक कि उसे एग्जेम्प्ट ना बना दिया जाए, और हर एक कैपिटल रिसीट एग्जेम्प्टेड है यानी टैक्सेबल नहीं है जब तक कि उसे टैक्सेबल ना बना दिया जाए। तो कैपिटल रिसीट में आपको केवल ये याद रखना है कि कौन कौन सी टैक्सेबल है। आपको ये याद नहीं रखना कि कौन कौन सी टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि सारी की सारी कैपिटल रिसीट टैक्सेबल नहीं है जब तक कि उन्हें टैक्सेबल ना बना दिया जाए। तो इसे भी लिखते हैं टैक्स ट्रीटमेंट, इसे बोलते हैं कि टैक्स ट्रीटमेंट क्या रहेगा। टैक्स ट्रीटमेंट क्या रहेगा रेवेन्यू रिसीट का और कैपिटल रिसीट का, लिखना स्टार्ट कीजिएगा। टैक्स ट्रीटमेंट क्या रहेगा रेवेन्यू रिसीट का और कैपिटल रिसीट का। टैक्स ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है? टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ ए कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट की। एक कॉलम में रेवेन्यू रिसीट और एक कॉलम में कैपिटल रिसीट। एक कॉलम में रेवेन्यू रिसीट और एक कॉलम में कैपिटल रिसीट। एक कॉलम में रेवेन्यू रिसीट। एवरी रेवेन्यू रिसीट, एवरी रेवेन्यू रिसीट, एवरी रेवेन्यू रिसीट इज टैक्सेबल, इज टैक्सेबल अनलेस अदरवाइज, unless otherwise expressly exempted under the act। यानी कि कोई भी रेवेन्यू रिसीट है वो टैक्सेबल होगी जब तक कि उसे एग्जेम्प्ट ना कर दिया जाए। और कैपिटल में इसका उल्टा है, एवरी कैपिटल रिसीट इज नॉट टैक्सेबल unless otherwise it is
मेड टैक्सेबल, जब तक कि इसे टैक्सेबल ना कर दिया जाए। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो रेवेन्यू में सब जानते हैं एग्रीकल्चर इनकम एक रेवेन्यू है, लेकिन लॉ मेकर्स ने स्पेसिफिकली इसे एग्जाम कर रखा है। एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट, यानी कि किसानों की आय पे कोई भी टैक्स नहीं लगता फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 क्लोज 1 even though revenue receipt यद्यपि ये रेवेन्यू रिसीट है तब भी इसे एग्जेम कर रखा है। इधर एक एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ धीरे धीरे करके, तो बहुत सारी चीज़ आपको समझ में आएंगी। एक्सीडेंटल कंपनसेशन, एक्सीडेंट किसी का हो जाए और फिर कंपनसेशन मिलता है, तो ये रेवेन्यू रिसीट तो है नहीं, क्योंकि तो सोर्स है और सोर्स ही चला गया। तो एक्सीडेंट कंपनसेशन not taxable because it is a capital receipt. It is a capital receipt. जल्दी से जवाब भेजिए अपने, आपको ये रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट का जो अंतर है वो समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी से जवाब भेजिए अपने कि आपको ये डिफरेंस रेवेन्यू रिसीट का और कैपिटल रिसीट का विद एग्जाम्पल क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। जल्दी से, मुझे मालूम है आप लोग कॉपी भी साथ के साथ कर रहे हैं, तो चलिए कॉपी कर लीजिए और फिर जवाब भेजिए अपना कि आपको ये जो डिफरेंस है वो समझ में आया या नहीं आया, या कुछ इसमें पूछना है। पूछा जा रहा है सर अंडर सेक्शन के बाद क्या लिखा है। अंडर सेक्शन के बाद जो एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 ब्रैकेट 1 यानी कि 10 क्लोज 1, ये सेक्शन का नाम है, सेक्शन 10 क्लोज 1, 10 क्लोज 1। ओके, तो धीरे धीरे करके, क्योंकि मैं सेक्शन भी याद करने हैं तो मैं सेक्शन के साथ ही बोलूंगा। फाउंडेशन में सेक्शन की रेलेवेंसी नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट में सेक्शन की रेलेवेंसी कुछ जगह डायरेक्ट है और कुछ जगह इनडायरेक्ट तो है ही। सेक्शन की जो रेलेवेंसी है कई बार डायरेक्ट नहीं होती है, इनडायरेक्ट होती है। फाउंडेशन में सेक्शन की रेलेवेंसी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ। एक्चुअली डायरेक्ट तो क्या है कि अगर कहीं सेक्शन के कोट ना होने की वजह से आपके नंबरों में फर्क पड़ता है तो हम ये कह देते हैं कि डायरेक्टली उसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि डायरेक्टली तो नंबर के हाँ या ना के नहीं है, लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग पे फर्क पड़ रहा है, यानी कि जिन स्टूडेंट को सेक्शन याद होते चले जाएंगे और जब वो आगे के कॉन्सेप्ट समझना स्टार्ट करेंगे तो उन्हें ज्यादा जल्दी समझ में आएगा उन स्टूडेंट के मुकाबले जिन्हें सेक्शन याद नहीं है। तो इनडायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंस है। इसे मैं एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखिए, अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, आप नौकरी के लिए जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो इंटरव्यू का मकसद क्या होता है? आपके इंटरव्यू का मकसद ये होता है कि आपकी नॉलेज को पहचानना, आपके सर्टिफिकेट वगैरह देखना, या आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो काम करती है आपके नौकरी को देने में या नहीं करती है। आपका जवाब आएगा कि करती है सर, तो इसे कहेंगे इनडायरेक्ट इंपैक्ट, यानी कि इंटरव्यूअर
इसे देखने के लिए नहीं बैठे मैं, वैसे मेनली जो उनका एक्शन रहेगा वो आपकी नॉलेज के ऊपर रहेगा, ठीक है। लेकिन इस बात का भी फर्क पड़ता है आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी कि आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो क्या है। अब ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्टली है, क्यों? क्योंकि खाली एक व्यक्ति वेल ड्रेस्ड अप होके इंटरव्यू देने चला जाए, उसे अता पता कुछ, उसे आता जाता कुछ नहीं है, तो क्या उसे नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने मेन मकसद तो पूरा किया ही नहीं है। मेन मकसद है उनका आपकी नॉलेज को चेक करना, आपके सर्टिफिकेट को चेक करना, लेकिन उसके साथ इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ता है। तो इसी तरीके से जो सीए फाउंडेशन में तो सेक्शन काम के थे ही नहीं, लेकिन इंटरमीडिएट में सेक्शन कुछ जगह तो डायरेक्टली इंपैक्ट डालेंगे डालेंगे और इनडायरेक्टली तो हर जगह ही डालेंगे। तो अच्छा है कि आप सेक्शन को याद करते चले जाएं, और क्योंकि आपको आगे सीए फाइनल में भी जाना है, यही बैकग्राउंड बननी है आपको। सीए फाइनल का कोई भी टीचर ऐसा तो है नहीं कि पहले सीए इंटरमीडिएट का पूरा इनकम टैक्स पढ़ाएगा फिर आपको आगे का पढ़ाएगा, वो ये मान के चलेगा कि आपको सीए इंटरमीडिएट का तो आता है। तो यहीं से आप सेक्शन याद करते हुए चलेंगे तो फाइनल में भी बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि फाइनल में तो सेक्शन के डायरेक्ट नंबर ही हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको ये सब कुछ याद होना ही चाहिए। जितना आपको याद होगा उतना आपकी वैल्यू बढ़ेगी, उतना आप पेपर को अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाएंगे। पेपर में लिखते वक्त जब आप सेक्शन को कोट करते हैं तो जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक करेगा, उसके ऊपर इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और वो आपको ज़्यादा नंबर दे देगा। और पूरे पेपर में आप ये समझ लीजिए 5-10 नंबर का भी अगर फर्क पड़ गया तो सीए इंटरमीडिएट में 5-10 नंबर अपने आप में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। तो जल्दी से मुझे बताइए कि आपको समझ में आ गया है या नहीं आया है, क्या पूछा जा रहा है। सर, व्हाई आर एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। आप पूछ रहे हैं कि व्हाई एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। देखिए गवर्नमेंट का जो काम है, गवर्नमेंट का काम है कि लोगों को खुश भी रखना है, उसे इकोनॉमी भी चलानी है। आप समझिएगा, अभी तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है एग्रीकल्चर इनकम को एग्जाम करने का, और बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे और सबके रीजन अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं है कि जो मैं रीजन अब बता दूंगा आपको वो हर जगह फिट होगा। हमारा जो देश है वो एग्रीकल्चरिस्ट देश है, यानी कि जैसा आप जानते हैं 75% जो जनता है वो किसान है। अब गवर्नमेंट को वोट बैंक का भी लालच रहता ही है, यानी कि किसी भी पार्टी को जिताने और हराने में किसानों को भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उस साथ के साथ चैलेंज ये भी है कि देश भी चलाना है, उसे देश चलाना है तो उसके लिए पैसे की जरूरत है। 75% जनता को आप मुक्त कर देंगे अगर टैक्स से, तो बाकी जो टैक्स है वो 25% जनता देती है। तो इसी वजह से हमारे यहाँ जो टैक्स के रेट है वो हाई हैं बाकी देशों के मुकाबले। आपने कई बार सुना होगा हमारे देश में जो टैक्स के रेट है वो हाई है। क्यों? क्योंकि 75% जनता जो है वो तो टैक्स से बिल्कुल एग्जेम्प्टेड है, और कारण ये है कि वो किसान है। वोट बैंक का गवर्नमेंट को लालच रहता है कि वोट यही देंगे अगर हमने किसानों की आय के ऊपर भी टैक्स लगा दिया, क्योंकि किसान दो कैटेगरी में बटे पड़े, या तो बहुत अमीर हैं, वो कुछ ही हैं, जैसे राकेश टिकैत के है तो काफ़ी अमीर किसान है, तो लेकिन ज़्यादातर किसान बहुत गरीब हैं। तो जब गरीब हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो अपनी जीविका को कैसे चलाएं। जो भी वो कमाते हैं उनके ऊपर भी टैक्स अगर दे देंगे तो वो कैसे अपनी जीविका को चला पाएंगे। तो 75% जनता क्योंकि किसान है, अब गवर्नमेंट को वोट चाहिए, तो उनकी इनकम को एग्जाम कर रखा है, ये कारण है। और उनका जो टैक्स है बाकी 25% जनता के ऊपर बर्डन पड़ता है, और हम या आप उसका टैक्स भरते हैं हाइयर टैक्स रेट की वजह से। कि हमारी जो इनकम, जब आप कल की क्लास लूंगा मैं तो टैक्स रेट बताऊंगा, तो 30% तक भी टैक्स रेट जाते हैं, यानी कि 100 रुपये अगर आप कमाते हैं तो 30 रुपये तो गवर्नमेंट को चले जाने हैं। इसके अलावा जो जीएसटी वगैरह, हम जो गुड्स वगैरह खरीदते हैं, अगर हम इस तरह से बात करेंगे तो काफ़ी टैक्स बर्डन हमारी इनकम के ऊपर पड़ता है। तो समझ में आ गया होगा आपके। आप जवाब भेज दीजिए कि आपको रीजन समझ में आया या नहीं आया, जो मैंने आपको बताया कि भाई एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। समझ में आ गया? चलिए, तो देखिए आज हम लोगों ने तो कल की क्लास का रिवीजन किया, प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है,
थोड़ी सी एडिशनल पॉइंट भी मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के। और उसके बाद जो बहुत मेन कॉन्सेप्ट था कि रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है, टैक्स ट्रीटमेंट क्या है रेवेन्यू रिसीट का और कैपिटल रिसीट का, वो मैंने अच्छी तरह से आपको क्लियर कर दिया। कल से हम लोग टैक्स रेट की बात करेंगे कि टैक्स रेट कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या टैक्स रेट हैं। वो न्यूमेरिकल टच है, यानी कि जो हम टैक्स रेट पढ़ेंगे तो उसमें सीधे डायरेक्टली न्यूमेरिकल हमें करने पड़ेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और कल की क्लास का मैं टाइम बता दूं, क्योंकि कल की क्लास में लो की भी स्टार्ट करूंगा। तो कल की क्लास का हम लोग टाइम रख लेते हैं 9:30। आपको अगर ओके है तो बताइए, क्योंकि दोनों क्लास लेनी पड़ेगी। 9:30 to 10:30 लो की मैं क्लास ले लूंगा और 10:30 के बाद 5-7 मिनट का ब्रेक, 15 मिनट का ब्रेक दे के आपको 11:15 हम लोग दोबारा से रिज्यूम करेंगे। तो कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। नहीं है प्रॉब्लम तो कल की जो क्लास है 9:30 होगी हमारी। 9:30 पे हम लोग मिलेंगे और पहले लो की क्लास होगी और उसके बाद टैक्सेशन की क्लास हो जाएगी। 15 मिनट का मैं ब्रेक दे दूंगा आपको। 9:30 to 10:30 आपकी जो क्लास रहेगी वो रहेगी कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ की, यानी कि पेपर 2 है हमारा वो। 10:30 से 11:15 तक का ब्रेक रहेगा। 11:15 से जो क्लास रहेगी हमारी इनकम टैक्स की, टैक्सेशन की रहेगी, पेपर 4 की रहेगी। थैंक यू, गुड बाय।